कहानी शुरू होती है जब हमारा हीरो यू एक बिजी स्ट्रीट पे अपना फोन देखते हुए चल रहा होता है। तभी उसको पता चलता है कि उसके बचपन का दोस्त जो एक सिंगर भी है, उसने नया गाना रिलीज किया है। वो म्यूजिक वीडियो एक शोरूम की विंडो से देख रहा होता है जब अचानक से शोर सुनाई देता है। वो देखता है कि जो एक लड़की हेडफोन्स पहन रखी थी और उसके बाल नीले हैं, तेजी से उसकी तरफ दौड़ती आ रही है। यू उसकी अचानक से आई हुई मौजूदगी को समझ नहीं पाता और वो उससे टकरा जाती है और वो दोनों गिर जाते हैं। गिरने के बाद यू देखता है कि लड़की के पास कुछ गेम्स गिरे हुए हैं और वो उसकी मदद करने ही वाला होता है जब वो अनजाने में उसकी स्कर्ट की तरफ देख लेता है, क्योंकि लड़की ने छोटी स्कर्ट पहनी होती है और यू का फोन उसी स्पॉट पे होता है, जिससे लड़की को लगता है कि यू उसकी फोटोज ले रहा था। लड़की ये देख के गुस्से में आ जाती है और यू के फोन को लेकर जमीन पे पटक देती है और फिर उसको एक जोर से थप्पड़ मार देती है। यू गिर जाता है और सबके सामने शर्मिंदा हो जाता है। घर पे यू की बहनें उसका इंतजार कर रही होती हैं, क्योंकि उन्होंने सोशल मीडिया पे पहले ही देख लिया था कि यू के साथ क्या हुआ था। यू रास्ता में डिनर लेके आता है और उसकी अपनी बड़ी बहन माया को देता है। जब वे टीवी देख रहे होते हैं तब पता चलता है कि यू के बचपन के दोस्त का गाना चार्ट्स पे नंबर 1 पर है और उसकी बहन उसका मजाक उड़ाती है कि वो दोनों कितने अलग हो गए हैं, जबकि वो बचपन में कितने क्लोज हुआ करते थे। हमें बताया जाता है कि यू फोन का एडिक्टेड है और ज्यादातर समय उसी पे बिताता है। उसको याद आता है कि उस लड़की के गेम्स में से एक गेम उसके पास रह गया है, क्योंकि वो लड़की उसको लेना भूल गई थी। अगले दिन यू नए स्कूल जाता है और उस लड़की को ढूंढने की कोशिश करता है। उसका ढूंढना बेकार हो गया था, तो इसके बजाय वो सीनरी की पिक्स लेने के लिए छत पे चला जाता है। वहां पे पिक्स लेते वक्त वो देखता है कि उस दिन वाली लड़की पानी की टैंक के ऊपर चढ़ी हुई थी। हवा का झोंका उसकी स्कर्ट को थोड़ा उठा देता है, जिससे ऐसे लगता है कि यू फिर से उसकी फोटोज ले रहा था, क्योंकि उसका फोन उसी की तरफ होता है। लड़की ये देखकर नीचे आ जाती है और फोन छीनने की कोशिश करती है, लेकिन यू उसे फोन नहीं देता और दोनों फोन के लिए लड़ने लगते हैं। लड़ाई में फोन यू के हाथ से छूटकर छत से नीचे झाड़ियों में गिर जाता है। यू भागता हुआ कहता है कि ये फोन किराए का है, जो उसे फोन रिपेयर करने वाले ने दिया था। जब यू फोन ढूंढ रहा होता है तब वो लड़की भी वहां पर आके उसकी मदद करने की कोशिश करती है। शायद वो फोन गिराने के लिए बुरा महसूस कर रही थी। वो दोनों फोन ढूंढते रहते हैं, लेकिन उनका लक ही खराब था। यू उस दिन उठाई गई सीडी को लड़की को दे देता है। वो उसकी कोई भी फोटोज नहीं ले रहा था। यू घर आता है तो देखता है कि उसकी बहनें बिकिनी में हैं, क्योंकि आज बहुत गर्मी थी। वो अपने कमरे में जाता है और रियलाइज करता है कि उसके पास फोन नहीं है, तो वो सो जाता है। अगले दिन स्कूल में नए क्लास में यू अपना इंट्रोडक्शन देता है, जहां वो मिस्टीरियस लड़की भी होती है। जब यू को देखकर उस लड़की का एक्सप्रेशन चेंज होता है तो टीचर उससे पूछते हैं कि क्या वो यू को जानती है, पर वो कहती है कि वो उसे नहीं जानती। स्कूल खत्म होने के बाद यू घर जा रहा होता है कि जब वो स्कूल के बाहर उस लड़की को देखता है जिसे कुछ करने के लिए मजबूर किया जा रहा था। यू उसकी मदद करने का फैसला करता है, लेकिन पता चलता है कि वो लड़का तो बस उसको ट्रैक टीम में ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट कर रहा था, क्योंकि उस लड़की के फादर एक अच्छे एथलीट थे, तो उसे लगा कि उनकी लड़की भी एक अच्छी रनर होगी। यू एक कोने में जाकर खुद से ही बड़बड़ा रहा होता है कि जब भी वहां पर मिस्टीरियस लड़की आकर उसका फोन वापस कर देती है। ये सब उसने उसकी सीडी वापस लेने के लिए किया था और जाते वक्त वो अपना नाम फूका बताती है। अगले दिन हम यू को देखते हैं, जिसके पास 2 मूवी टिकट्स हैं एक रोमांस फिल्म के लिए। फूका जो उसके पास ही होती है, देखती है कि यू के पास 2 टिकट हैं, तो वो पूछती है कि क्या वो उसके साथ मूवी देखने जाने चाहेगा, क्योंकि उसने सुना था कि उसका पसंदीदा सिंगर उस फिल्म की थीम सॉन्ग गा रही है। वो मूवी देखने जाने का डिसाइड करते हैं और दोनों टाइम पर भी पहुंच जाते हैं, लेकिन वो एक दूसरे को नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि फूका मोबाइल फोन यूज नहीं किया करती। हड़बड़ी में फूका एक खंबे पर चढ़ जाती है और सबके सामने यू का नाम चिल्लाने लग जाती है, जिससे एंड में यू उसको ढूंढ लेता है और वो दोनों एक रोमांटिक तरीके से मिलते हैं, जहां फूका यू पर गिर जाती है। जब वो मूवी के लिए लाइन में इंतजार कर रहे होते हैं, फूका यू से कहती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करे, क्योंकि वहां कपल्स को स्पेशल चांस दिए जा रहे हैं। शुरू में तो यू हिचकिचाता है और फूका का हाथ ठीक से पकड़ नहीं पाता, लेकिन हिम्मत जुटाकर वो उसका हाथ ठीक से पकड़ ही लेता है और एक कन्विंसिंग बॉयफ्रेंड का एक्ट करने लगता है। मूवी खत्म होने के बाद जब वो घर जा रहे होते हैं, फूका यू को मैचिंग चार्म में से एक चार्म उसे दे देती है। यू उसको बताता है कि ये कपल्स के लिए है और चूंकि वो दोनों कपल नहीं हैं, तो शायद उसको ये नहीं रखना चाहिए। लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि फूका कहती है कि इसके बारे में तो फ्यूचर ही बताएगा और डेट के लिए थैंक्स बोलकर वहां से चली जाती है। रात को फूका अपनी मॉम डैड को फोन करती है, जो चिंता में थे कि उनकी लड़की ने अपनी लाइफ में क्या करना है वो अब तक उसने डिसाइड नहीं किया है। वो भी श्योर नहीं होते कि उसका लाइफ गोल क्या है,
लेकिन उसकी मॉम डैड किसी भी प्रोफेशन में उसका सपोर्ट करने के लिए रेडी थे, क्योंकि वो बस उसे खुश देखना चाहते थे। अगले दिन स्कूल में जब यू कॉरिडोर से गुजर रहा होता है तो देखता है कि फूका रो रही है। वो समझाने की कोशिश करता है कि इसका क्या रीजन होगा। उसको एक हैंडसमली लड़का दिखता है और उसे लगा कि शायद फूका को वो लड़का पसंद है, और वो इसलिए उदास है क्योंकि बहुत सारी लड़कियां उस लड़के पर फिदा हैं, जिसका नाम मिकासा होता है। इसे यू को थोड़ी जलन होती है और वो उस लड़के का भला बुरा सोचने लगता है। इत्तेफाक से टीचर उन दोनों को एक साथ स्विमिंग पूल साफ करने के लिए लगा देते हैं। जब वो सफाई कर रहे होते हैं, यू देखता है कि फूका और मिकासा आपस में काफी अच्छे से मिल रहे हैं, जो देख के वो मन ही मन जल रहा होता है। अचानक फूका यू के पास आती है और उसे फ्लोर को सही तरीके से ब्रश करने का सिखाने लगती है, लेकिन फूका अचानक से फिसल जाती है और उसकी स्कर्ट गीली हो जाती है। इससे उसकी पैंटीज दिख जाती हैं और यू तुरंत अपनी नजरें घुमा लेता है ताकि कोई और पंगा ना खड़ा हो जाए। वो चेंजिंग रूम में जाके कपड़े बदलती है और इसी दौरान यू मिकासा को बताता है कि वो और फूका एक साथ अच्छे दिखते हैं, जिस पर मिकासा कहता है कि वो दोनों काफी क्लोज हैं। जब क्लीनिंग खत्म करके मिकासा ब्रश रखने चला जाता है, यू फूका से पूछता है कि क्या उसको मिकासा पसंद है। फूका उसको बताती है कि वो सिर्फ दोस्त हैं और वैसे भी मिकासा लड़कियों में इंटरेस्टेड नहीं है। जब वो घर जा रहे होते हैं, फूका यू को बताती है कि वो एक गाने की वजह से रो रही थी, क्योंकि गाना बहुत अच्छा था, और यू को भी सुनने के लिए कहती है। वो कहती है कि ऐसा नहीं है कि उसको कोई परेशानी नहीं है, दरअसल वो डिसाइड नहीं कर पा रही कि उसको लाइफ में क्या करना है। अगले दिन पीटी का दिन था, जहाँ फूका काफी एथलेटिक दिख रही थी, बिल्कुल उसके पापा की तरह। जब यू उसको कम्पीट करते हुए देखता है, मिकासा उसके पास आकर सजेस्ट करता है कि उसको फूका के साथ डेट करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि साफ नजर आता है कि फूका उसमें इंटरेस्टेड है। घर पर यू को अपने बचपन के दोस्त टामा चान का फोन आता है, जो अब एक फेमस सिंगर बन गई है। वो यू को अपने अगले कॉन्सर्ट में आने का इनविटेशन देती है, लेकिन यू ने पहले से ही फूका के साथ सैटरडे का प्लान बनाया हुआ था। यू कहता है कि वो कभी कभी उसको कॉल कर सकती है, जिसे सुनकर टामा ब्लश करने लगती है और शायद उसे भी यू में इंटरेस्ट है। यू को सरप्राइज होता है जब पता चलता है कि फूका ने सैटरडे को उसे फ्री रहने को इसलिए बोला था ताकि वो टामा के कॉन्सर्ट में जाना चाहती थी। टामा अपने शो से पहले थोड़ी नर्वस होती है और अपने मैनेजर से बात करती है कि कैसे उसके गाना हमेशा यू के बारे में रहे हैं, जिस पे उसको बचपन में क्रश था, और वो उम्मीद करती है कि एक दिन उसकी आवाज यू तक जरूर पहुंचेगी। इस बीच यू और फूका को कॉन्सर्ट के लिए फ्रंट रो टिकट्स मिल जाती हैं। जब टामा गाना शुरू करने वाली होती है तो वो देखती है कि यू कॉन्सर्ट में आया है और गाना शुरू करती है। हालांकि गाने सैड सॉन्ग्स होने चाहिए थे, लेकिन वो सैड सॉन्ग्स को भी चीयरफुल मूड में गाने लगती है। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद फूका और यू जब घर जा रहे होते हैं तो फूका डिसाइड करती है कि वो भी गाना गाएगी। यू उसकी आवाज सुनकर उसका फैन हो जाता है और कहता है कि वो म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए बनी है, लेकिन फूका इसका बिना जवाब दिए चली जाती है। स्कूल में फूका यू को अचानक से एक मंदिर में ले जाती है, जहाँ वो उसे ये दुआ करने के लिए कहती है कि उसका सपना सच हो, क्योंकि इससे उसके सपने सच होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। फूका अपनी इच्छा साफ करती है कि उसने फाइनली डिसाइड कर लिया है कि उसको क्या करना है, और वो यू को बताती है कि वो म्यूजिक बनाना चाहती है। अगले दिन फूका ने अचानक से डिसाइड किया कि वो अकेली म्यूजिक इंडस्ट्री में नहीं जाएगी, बल्कि वो सब मिल के जाएंगे। सब यानी कि मिकासा और यू भी। यू थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर राजी हो जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि फूका सिर्फ मिकासा के साथ जाए, जिससे उसकी जलन साफ नजर आती है। फूका को थोड़ी चिंता थी कि उसका सीनियर उससे नाराज होगा, क्योंकि उसने ट्रैक में पार्टिसिपेट नहीं किया, जिसमें वो काफी अच्छी थी। लेकिन मिकासा उसको विश्वास दिलाता है कि उसने सही फैसला लिया है। तो सीनियर सजेस्ट करता है छुट्टियों में उन्हें एक पार्ट टाइम जॉब करनी चाहिए, जो कि एक समर हाउस में होगी। वो सब अगले दिन ट्रेन लेकर समर हाउस के लिए निकल जाते हैं। वो समर हाउस पहुंचते हैं और मिस्टर यागी से मिलते हैं, जो कि एक बहुत ही जोशीला लेकिन काम पर ज्यादा ध्यान देने वाला इंसान है। यागी उनको उनका कमरा दिखाता है और रास्ते में वो देखते हैं कि वहाँ एक ड्रम सेट है, और जब उनसे पूछा जाता है कि क्या वो ड्रम बजाते हैं, तो यागी बताता है कि उसने कुछ समय से नहीं बजाया। अगली सुबह गैंग समर हाउस में काम शुरू करती है। फूका और मिकासा को काम में एडजस्ट में कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो पहले से ही प्रोफेशनल्स की तरह लग रहे थे। लेकिन यू की कहानी कुछ अलग थी। उसका कोमल स्वभाव और आवाज उसको काम में ज्यादा हेल्प नहीं कर रही थी। यागी इवेंचुअली नाराज हो जाता है और यू को डांटता है और कहता है कि वो ब्रेक ले और खुद को संभाले या फिर यहाँ से चला जाए। फूका देखती है कि यू उदास है और जॉब छोड़ने का सोच रहा है, तो वो उसको चीयर अप करती है, ये कहकर कि अगर वो कोशिश करे तो कुछ भी कर सकता है। फूका की मोटिवेशनल स्पीच सुनकर यू फिर से काम में लग जाता है, लेकिन इस बार वो बहुत अच्छे से काम करता है, जो यागी को भी खुश कर देता है। वो सबके ऑर्डर अच्छे से लेता है और अपनी आवाज में दम लाता है,
जो कि उसके लिए काफी बड़ा चेंज था। लेकिन दिन के अंत में यू इतना थक जाता है कि फूका की गोदी में सो जाता है। इसी बीच हमें पता चलता है कि टामा चान भी एक टूर बस से उसी जगह जा रही है और शाम को थोड़ा फ्री टाइम मिलने की खुशी में वो खुश होती है, क्योंकि शायद उसे यू को कॉल करने के लिए टाइम मिल जाएगा। दूसरी तरफ यू बीच पर है और वो मिकासा फूका के बारे में बात कर रहे होते हैं, कैसे फूका यू की तरफ आकर्षित है, क्योंकि वो दूसरों को वैसे ट्रीट नहीं करती जैसे वो यू को ट्रीट करती है। लेकिन उनकी बातचीत जल्द खत्म हो जाती है, क्योंकि मिकासा जल्दी से कहता है कि वो एक डेट फिक्स करने जा रहा है, क्योंकि उसने एक हॉट लाइफ गार्ड को देखा है। फूका के आने से पहले ही मिकासा चला जाता है। फूका अपनी बिकिनी में बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी, जिससे यू को कॉन्सेंट्रेट करने में मुश्किल होती है। वो दोनों थोड़ी देर के लिए पानी में तैरते हैं, लेकिन यू जो थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो दोनों समुद्र में थोड़ा ज्यादा ही अंदर आ जाते हैं। तेज भाव की वजह से उनका तैरने वाला बलून छूट जाता है और फूका की टांग में क्रैम्प आने की वजह से वो डूबने लगती है। यू नीचे तैरकर फूका का हाथ पकड़ लेता है और बिना किसी मुश्किल के उसकी जान बचा लेता है, लेकिन इसी कोशिश में वो खुद डूबने से बाल बाल बचता है। बीच पर वापस आने पर पता चलता है कि फूका यू को माउथ टू माउथ रिसेसिटेशन दे रही होती है। जब वो पानी उगलता हुआ जागता है, फूका उसको बताती है कि वो उसके लिए सच में बहुत चिंतित है और उसके गले लग जाती है, जिसे साफ जाहिर था कि फूका उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही है। इसी बीच टामा एक होटल में होती है और साफ है कि वो यू के बारे में सोच रही थी। समर हाउस में वापस यू फूका के द्वारा दी गई रेस्क्यू ब्रीदिंग को लेकर अब तक ख्यालों में था और वो फूका का सामना नहीं कर पा रहा था। जब फूका मिकासा की ड्रिंक से एक सिप लेती है तो मिकासा कहता है कि ये एक इनडायरेक्ट किस है, तो फूका उसको बताती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, अगर होता भी है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मिकासा तो वैसे भी एक गे है। यू को थोड़ा अजीब लगता है जब फूका कहती है बीच पर हुई छोटी सी किस उसको परेशान नहीं करती, लेकिन जब फूका आती है और कहती है लेकिन ये उसको सच में परेशान करती है। वो कहती है कि ये उसका पहला किस था, इसलिए इसे एक राज के रूप में रखना चाहिए। यू प्रॉमिस करता है कि वो इस बात को राज ही रखेगा, जो सुनकर फूका बहुत खुश होती है। यू भी खुश होता है जब उसे पता चलता है कि वो अकेला नहीं था जो इस बारे में सेल्फ कॉन्शियस था। जैसे ही फूका जाती है, मिकासा वहां आ जाता है और यू से पूछता है कि क्या हुआ, लेकिन यू अपना वादा निभाता है और वो उसे कुछ नहीं बताता। जब यू उनके छोटे से सीक्रेट के बारे में सोच में डूबा हुआ था, तब कोयोकी यानी टामा उसको एक टेक्स्ट भेजती है कि क्या वो मिल सकते हैं। वो लोग बीच के पास मिलते हैं और आज बारिश आ रही होती है। दोनों हल्की फुल्की बातें करते हैं और कुछ आतिशबाजी जलाते हैं। इस बीच फूका परेशान होती है कि आखिर यू कहाँ गया और उसको ढूंढने निकल जाती है। बीच पर वापस आते हुए तेज हवा के कारण कोयोकी का छाता उड़ जाता है, जिससे वो यू के साथ और नजदीक आ जाती है। तभी फूका आती है और यू के साथ कोयोकी को देखकर कंफ्यूज हो जाती है। वो जल्दबाजी में चली जाती है और ये साफ तौर पे जाहिर है कि वो जलन महसूस कर रही थी। कोयोकी देख लेती है कि फूका उन दोनों को साथ देखकर जल रही है, तो वो यू से और भी चिपक जाती है ताकि फूका को ये अंदाजा हो जाए कि यू अब उसका है। बारिश रुकने पर वो पीछे हट जाती है। इस बीच फूका समर हाउस वापस जाती है और इतनी परेशान होती है कि मिकासा को बताती है वो यू को नहीं ढूंढ पाई। मिकासा समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगले दिन यू फूका को समझाने जाता है कि जो कुछ भी उसने देखा वैसा कुछ नहीं है, लेकिन फूका अब भी उस बात से नाराज होती है कि यू ने उसे पहले नहीं बताया कि वो और कोयूकी दोस्त हैं। वो कुछ समय तक यू को इग्नोर करती रहती है, जिससे मिकासा फूका से पूछता है कि उसके और यू के बीच में क्या हुआ था। पहले तो फूका बताने में हिचकिचाती है, लेकिन फिर कहती है कि उनके बीच थोड़ा झगड़ा हुआ था। यू और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता और डिसाइड करता है कि वो फूका से माफी मांगेगा। उसने उसे पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि कोयूकी ने एक प्राइवेट अकाउंट से उसको टेक्स्ट किया था और उसे डर था कि कहीं फूका ये बात पब्लिक में लीक ना कर दे, नहीं तो कोयूकी के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। वो आगे समझाता है कि कैसे वो दोनों बचपन के दोस्त हैं और एक लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। फूका को बुरा लगता है कि यू सोचता है कि वो ऐसी बातें लीक कर देगी और वो फिर से उससे नाराज होकर चली जाती है और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि स्कूल के सीनियर्स समर हाउस को देखने के लिए आए हैं कि वो कैसा काम कर रहे हैं, और नाची तो सिर्फ फूका को ट्रैक टीम में वापस आने के लिए मनाने आया था। पता चलता है कि फूका और यू जिस बैंड को आइडलाइज करते हैं उसके सीनियर हेजोग्स मेंबर ही थे, और साथ ही यागी भी जो अब ड्रम्स का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता। फूका और यू नाराज होते हैं यागी ने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया, अगर ऐसा होता तो वो और भी ज्यादा सवाल करते। फूका जो अब भी यू से नाराज थी, कहती है कि एक दिन वो भी हेजहोग्स की तरह एक बैंड बनाएंगे। ट्रैक टीम का सीनियर नाची उसे कहता है कि म्यूजिक में एक्सेल करना कोई आसान काम नहीं है और उसको डीमोरलाइज करने लगता है, लेकिन तभी यू उसके लिए आवाज उठाता है और कहता है कि उसकी सिंगिंग सच में अच्छी है और वो जरूर कामयाब होगी।
उनमें से एक सीनियर जो नशे में होता है कहता है कि उन्हें फूका का टेस्ट करना चाहिए। यागी यू को एक इलेक्ट्रिक गिटार देता है जो एक बैंड मेंबर निको का था, जो अब सिंगिंग छोड़ चुका था। यू गिटार चलाने में हिचकिचाता है क्योंकि उसने पहले कभी गिटार नहीं बजाया था। यागी उसको विश्वास दिलाता है कि ये इतना भी मुश्किल नहीं है और उसे सिखाता है कि उसे क्या करना है। दूसरी तरफ मिकासा यू को साइड में ले जाकर थोड़ी देर प्राइवेट में बात करने को कहता है। वो यू के मुंह से कहलवाता है कि जब फूका उससे नाराज हो जाती है तो वो कितना अकेला पड़ जाता है और उसके बिना सब कुछ खाली खाली सा लगने लगता है। ये काफी हद तक एक इनडायरेक्ट कन्फेशन होता है क्योंकि फूका दरवाजे के पीछे छुपी सब कुछ सुन रही थी। यू की अपनी फीलिंग्स बताने के बाद मिकासा उसे बताता है कि फूका भी वैसा ही महसूस करती है और ये और भी अच्छा हुआ कि उसने भी सीधा उसी के मुंह से सुन लिया। फिर वो दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और पैचअप कर लेते हैं। सब गाना शुरू करने के लिए तैयार होते हैं और यू भी गिटार के साथ तैयार हो जाता है। गाना शुरू होता है और सब हैरान हो जाते हैं कि फूका इतना अच्छा गाती है जो आसपास बीच पर आए लोगों को भी अट्रैक्ट कर देता है। यहाँ तक कि कोयुकी की भी पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं जब वो हेजहोग्स के इस कवर सॉन्ग को सुनती है। गाना खत्म होने के बाद फूका बहुत खुश होती है क्योंकि उसने बहुत अच्छा गाया था और यागी जो एक प्रो था उसने भी उनसे मंजूरी दे दी थी। नाची भले ही ज्यादा खुश ना लग रहा हो लेकिन उसने भी गाने को काफी एंजॉय किया। जैसा कि मिकासा बताता है कि वो भी बीट के साथ झूम रहा था। गर्मी की छुट्टियां भी खत्म होने वाली हैं। ये उनके समर हाउस में आखिरी दिन है और यू देखता है कि फूका बाहर बीच पर बैठी स्टार्स देख रही है। यू फूका के पास जाता है और वो एक रोमांटिक मोमेंट शेयर करते हैं जहां यू अपनी हुडी उसके साथ शेयर करता है क्योंकि बाहर ठंड हो रही थी और फूका ने स्किनी कपड़े पहने हुए थे। जब वो वापस जाने वाले होते हैं तो यू फूका पे गलती से गिर जाता है जिससे एक सीन बनता है जहां हमारा लड़का यू अपनी इस हरकत के लिए जोर का तमाचा खाता है। घर वापस आते ही यू को पता चलता है कोयुकी उसके पास ही रहती है और दोनों एक छोटी सी मुलाकात करते हैं जहां वे अपनी पुरानी एल्बम्स और एक दूसरे की फोटोज को देखते हैं। यू बताता है कि कोयुकी हमेशा उस पर चिल्लाती थी और कोयुकी उसे कहती है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो तब एक रोंदू लड़का था। यू बताता है कि उसको तब कोयुकी पसंद थी और ये सुनकर कोयुकी शर्माकर वहां से चली जाती है लेकिन बाद में खुश भी होती है कि उसका प्यार एक तरफा नहीं था। स्कूल फिर से शुरू हो जाते हैं और चूंकि नाची अक्सर मिकासा के साथ घूमता है अफवाह फैल जाती है कि नाची भी गे है। फूका पार्टी ज्वाइन करती है और ये बातचीत करते हैं कि उनका वैकेशन कितना अच्छा गया और फूका को उनके छोटे से सीक्रेट की भी याद आती है। बाकी दोनों कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हुआ क्या था लेकिन वो ये सब छोड़कर वो कैंटीन की तरफ भाग जाते हैं। खाना लेने के बाद वे कैंटीन में एक अजीब लड़की से मिलते हैं जो एक सुपर मॉडल की तरह दिखती है लेकिन चेहरे से वो काफी मतलबी लग रही थी। फूका को लगता है कि वो अच्छी दिखती है जबकि यू को उसका फेस स्केरी लगता है। टीम एक साथ हेजॉग स्टूडियो में अपने पहले प्रैक्टिस सेशन के लिए इकट्ठा होती है और यू गिटार बजाता है और ये साफ दिख रहा था कि वो कितना खराब गिटार प्ले करता है। वे कहते हैं कि प्रैक्टिस से वो अच्छा हो जाएगा और आगे बढ़ते हैं। चश्मा वाला सीनियर बताता है कि यू का ये फर्स्ट टाइम था लेकिन नाची और मिकासा पहले से इन इंस्ट्रूमेंट को यूज कर चुके हैं। इससे आगे बढ़ने से पहले दो लड़के दरवाजे पर आते हैं और स्पेक्स वाले सीनियर को बताते हैं कि उसकी बहन को उसके बैंड से निकाल दिया गया है। उसकी बहन को कैफेटेरिया में मतलबी दिखाने वाली लड़की के रूप में रिवील किया जाता है। फूका ये जानकर कि वो एक बहुत अच्छी गिटारिस्ट है उसे अपने बैंड में ज्वाइन होने के लिए कहती है। वो कहती है कि उसे ज्वाइन करके खुशी होगी और उसका नाम सारा है जो उसके भाई द्वारा रिवील किया जाता है। वो यू पर गुस्सा करता है क्योंकि वो गलती से उसके मेलेंस में अपना चेहरा घुसा लेता है जो कि हर लड़के का एक सपना होता है। बैंड प्रैक्टिस में सारा यू से नाराज होती है क्योंकि वो गिटार के मामले में काफी नूब है क्योंकि वो सिर्फ एक बिगनर है। वो उसे गिव अप करने को कह देती है लेकिन उसके भाई सबसे प्रैक्टिस कंटिन्यू रखने की बात करता है। प्रैक्टिस के अंत में गैंग डिसाइड करती है कि वो एक फैमिली रेस्टोरेंट में जाएंगे जहां वो अपने पहले बैंड प्रैक्टिस की सेलिब्रेशन प्लान करते हैं। वो सब एक गाने को प्ले करने के बारे में डिस्कस करते हैं लेकिन सारा बताती है कि वो गाना बजाना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा। थोड़ी देर के बाद फूका, मिकासा और नाची कुछ काम की वजह से वहां से चले जाते हैं और यू और सारा अकेले रह जाते हैं। यू काफी ऑकवर्ड और डरा हुआ फील कर रहा था। वो ट्विटर पर जाकर ट्वीट करता है कि कैसे वो एक मतलबी सी दिखने वाली लड़की के साथ कैफे में बैठा है। उसके बाद यू को ट्विटर पर एक रीट्वीट मिलता है जिसे किसी एडमायरर नाम ने किया है जो कि यू का लंबे समय से फॉलोअर या शायद दोस्त भी है। जब वो यू को एक फोटो भेजती है जो बिल्कुल वैसी ही है जैसे सारा ने ऑर्डर किया था तो पता चलता है कि सारा ही एडमायरर यूजर थी। सारा का मूड एकदम से बदल जाता है क्योंकि वो यू से मिलके बहुत खुश होती है। वापस जाते समय सारा अपने पहले के बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगती है और साफ जाहिर था कि वो यू पर क्रश करने लगी है।
वो दोनों घर की तरफ चलते हैं, जहाँ सारा यू को अपनी जिंदगी के बारे में लगभग सब कुछ बता देती है। फुका और बाकी बैंड के मेंबर्स बैंड प्रैक्टिस के लिए काफ़ी एक्साइटेड हो रहे होते हैं। अगले दिन यू गिटार लेकर प्रैक्टिस के लिए निकलता है और रास्ते में लोग उसकी तरफ देख रहे होते हैं, जो उसको एंग्जाइटी देते हैं। तभी सारा आती है और उसको बताती है कि सब ठीक है। उसका ये लुक बिल्कुल एक म्यूजिशियन की वाइब दे रहा था, जो सुन के यू शर्मा जाता है और वो भाग जाता है। स्टूडियो पहुंचने पर उन्हें निराशा होती है जब पता चलता है कि स्टूडियो पहले से ही बुक है और वे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। नाची उन्हें बताता है कि उसको एक जगह पता है और वो सबको अपने घर ले जाता है, जहां वो गैरेज में जाके देखते हैं कि नाची सच में ड्रमिंग को लेके इतना सीरियस है। वो उनको बताता है कि उसने इस जगह के बारे में पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि तब उन्हें पता चल जाता कि वो भी ड्रमिंग में इंटरेस्ट रखता है, और भले ही वो स्कूल में कूल दिखने का ट्राई करता है, असल में वो बहुत ही सॉफ्ट नेचर का है। वो एक गाना बजाते हैं और महसूस करते हैं कि सारा की टीम में आने के बाद से उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर हो गई है। फुका यू के पास जाती है उसको बताने के लिए कि वो कितना बेहतर हो गया है, जो सारा को थोड़ा जेलस कर देता है और वो फुका को यू से दूर धक्का दे देती है। उनके बीच थोड़ी बात होती है और उन्हें एहसास होता है कि वो 3 गाने परफेक्टली बजा सकते हैं, इसलिए वो बिलीव करते हैं कि वो 2 महीने बाद होने वाले स्कूल फेयर में परफॉर्म कर सकेंगे। दूसरी तरफ कोयुकी अपने स्टूडियो में परफॉर्म कर रही होती है और प्रोड्यूसर्स रियलाइज करते हैं कि वो अपनी यूजुअल लेवल पर नहीं है। वो भी इस बात को जानती है और इससे परेशान थी। उसके मैनेजर उसको रीअश्योर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके थॉट्स बचपन की उसी कंडीशन में गोते लगाते हैं जब उसको यू से दूर जाना पड़ा था। फ्लैशबैक में जब कोयुकी और यू छोटे थे, दोनों रोज खेलते थे, सीवर्स और जो भी कुछ मिलता था उसकी खोज करते थे। कोयुकी और यू के बीच काफ़ी केमिस्ट्री थी। यू कुछ हद तक वो रोंदू लड़का था, लेकिन फिर भी जब जरूरत पड़ती थी तो कोयुकी के लिए खड़ा हो जाता था। दिखाया जाता है कि कोयुकी की फैमिली लाइफ उतनी अच्छी नहीं थी, बल्कि एक बच्चे के लिए नर्क के समान थी। उसके पापा को एक चीटर बताया जाता है क्योंकि वो हमेशा घर लेट आया करते थे, जिसकी वजह से उसकी माँ और पापा हमेशा लड़ते रहते थे। इस वजह से वो घर से दूर रहना और जितना हो सके यू के साथ रहना पसंद करती है। यू उसे कहता है कि अगली बार जब स्नो पड़ेगी तब वो दोनों एक स्नोमैन बनाएंगे, और इससे खुश होकर कोयुकी हेजहॉग्स के एक गाना गाने लगती है। यू उससे कहता है कि उसे भी हेजहॉग्स बहुत पसंद है, और क्योंकि कोयुकी इतना अच्छा गाना गाती है तो उन दोनों को एक दिन बैंड बनाना चाहिए। उसके बाद यू और कोयुकी यू और टॉमा कहकर बुलाने का फैसला करते हैं और एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो दोनों एक साथ स्नोमैन बनाएंगे। अगले दिन स्नोफॉल होती है और कोयुकी अपने ही ख्यालों में खोई हुई है। यू के साथ स्नोमैन बनाने चली जाती है। पता चलता है कि उसके पापा उसे छोड़ के चले गए हैं और कोयुकी और उसकी माँ अगले दिन कोयुकी के दादाजी के घर जाने वाले हैं। वो पूरा दिन दुख में डूबी रहती है और अकेले रोती रहती है, और जब यू उसे अकेले लेटे देखता है तो उसे एक जगह ले जाता है जहाँ उसने 2 स्नोमैन बनाए होते हैं। वो बिना यू को वजह बताए रो पड़ी और यू को अलविदा कहे बिना चली जाती है। फिर हम प्रेजेंट में वापस आते हैं जहाँ कोयुकी यू के दरवाजे पर मिलने आती है। स्कूल से लौटते हुए यू उसे देखता है और दोनों अंदर जाते हैं। वो उसे बताती है कि उसका जल्द ही एक कॉन्सर्ट होने वाला है और वो चाहती है कि यू वहाँ जरूर आए। यू उसे कहता है कि उस दिन के बाद उसने उससे कांटेक्ट नहीं किया क्योंकि उसने सोचा था कि कोयुकी उससे नाराज है। इस बात से कोयुकी नाराज हो जाती है और कहती है कि अगर यू उसके कॉन्सर्ट में आता है तभी उसको अच्छा लगेगा। जब यू से पूछा जाता है कि वो क्या कर रहा है तो वो अपने बैंड के बारे में बताता है और थोड़ा फुका की तारीफ करता है। तो कोयुकी को थोड़ा जेलस कर देता है और वो वहाँ से चली जाती है। वे दोनों अपनी प्रॉमिस को फिर से याद करते हैं जहाँ उन्होंने एक दिन साथ में स्टेज पर परफॉर्म करने का वादा किया था। वापस जाते समय एक गुजरने वाली कार से कीचड़ का पानी कोयुकी पर गिर जाता है क्योंकि बारिश हो रही होती है। फुका जो वहाँ से गुजर रही होती है कोयुकी को देखती है और उसे अपने घर ले जाती है उसकी ड्रेस साफ करने के लिए। ड्रेस साफ करने के बाद फुका कोयुकी से पूछती है कि उसको अपनी म्यूजिक के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है और वो ऐसे गाने कैसे लिखती है जैसे उसने लिखे हैं। कोयुकी उससे बताती है कि उसके गाने फुका के वाइब से मैच नहीं करते और उसको कुछ ज़्यादा जॉयफुल गाने ट्राई करने चाहिए। फुका कहती है कि उसके गाने में सब कुछ होता है क्योंकि कोयुकी अपनी पूरी कोशिश उनमें डालती है। कोयुकी कहती है कि वो अपने गाने उस बंदे की यादों में लिखती है जिससे वो प्यार करती है, हालांकि ये एक तरफा प्यार है। फुका कहती है कि वो चाहती है उसको उसका प्यार मिल जाए, ये नहीं जानते हुए कि बात यू के बारे में हो रही थी। बैंड का प्रैक्टिस सेशन खत्म होता है और यू और फुका साथ में घर जा रहे होते हैं। फुका यू को बताती है कि कोयुकी कितनी कूल है और वो स्कूल फेयर में अच्छा परफॉर्म करने का प्लान बनाती है।
अगले दिन यू उठकर ट्विटर पर अपनी और कोयुकी की एक फोटो देखता है जो हर जगह वायरल हो चुकी थी। यहाँ तक कि यू का ट्विटर अकाउंट अब वेरीफाई भी हो गया है, जिसका मतलब कि अब हर कोई उसे सवाल करेगा। क्लासरूम में आते वक्त सब उससे क्वेश्चन पूछ रहे थे, सिवाय फुका के जो कहीं और ही चली जाती है। कोयुकी के लिए सेम सिनेरियो था, क्योंकि उसका मैनेजर उसे वार्निंग देता है कि उसको अपने पर्सनल लाइफ को थोड़ा कम रिवील करना चाहिए, क्योंकि इससे उसकी इमेज पर फर्क पड़ सकता है। उसके बाद कोयुकी ये क्लियर कर देती है कि वो और यू सिर्फ दोस्त हैं, और इस खबर से पब्लिक कुछ हद तक शांत हो जाती है। इस बीच यू फुका को ढूंढने की कोशिश करता है, जो यू से नाराज है क्योंकि उसने उसे नहीं बताया था कि वो और कोयुकी मिले थे। यू उसे समझाता है कि वो सिर्फ दोस्त हैं और कोयुकी सिर्फ उसे अपने अगले कॉन्सर्ट के टिकट देने आई थी। फुका नाराज होती है, लेकिन फिर मान भी जाती है, क्योंकि उनका एक कॉन्सर्ट आने वाला है और उन्हें इस समय एक दूसरे से नाराज नहीं होना चाहिए। फिर कोयुकी एक टॉक शो पर जाकर ये रिवील करती है वही उस फोटो में थी, और उसने अब तक जितने भी गाने लिखे हैं वो सब यू के बारे में थे। वो आगे बताती है कि वो डेटिंग नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ दोस्त हैं। यू इसे नए खुलासे से थोड़ा हिल जाता है, लेकिन वो अपने आप को संभालता है। उसके बैंड मेंबर्स भी उसको तसल्ली देते हैं और कहते हैं कि ये शॉकिंग न्यूज़ ज़रूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिप्रेशन में चला जाए। इससे यू खुश होता है और वे सब प्रॉमिस करते हैं कि अगले दिन की परफॉर्मेंस में अपना बेस्ट देंगे। इस बीच नाची, जो बैंड का लीडर है, अगले दिन के लिए कुछ टेंशन में है, लेकिन वो खुद को संभाल के रखता है क्योंकि वो बैंड का लीडर है। कोयुकी के कन्फेशन के बारे में सोशल मीडिया पर बहुत बातें हो रही थी, जहाँ फैंस के अलग अलग रिएक्शंस थे। कुछ यू को हेट कर रहे थे, तो दूसरी और कुछ फैंस उसके बारे में और जानना चाहते थे। सारा, जो ये सब नोटिस करती है, अपने बैंड का सदस्यों को प्रोटेक्ट करना चाहती है, जो उसके लिए बहुत खास हैं, और अपने भाई से पूछती है कि वो ये कैसे कर सकती है। उसका भाई उसे कहता है कि अपने गिटार बजाने के टैलेंट से सबको चुप करवा दे। इसी बीच यू जो हुआ उस पर अभी भी सोच रहा होता है, जब उसकी बड़ी बहन माया उसे कहती है कि अगर कोई भी उसका शो नहीं देखने आया तो भी उसके पास 3 फैंस होंगे जो उसका पूरा सपोर्ट करेंगी, जो कि उसकी बहनें हैं। यू अगले दिन शानदार परफॉर्मेंस देने के लिए पूरी डिटर्मिनेशन के साथ निकल जाता है। स्कूल फेयर का दिन आ गया और कोयुकी भी वहां पहुंच जाती है, क्योंकि ये यू का पहला परफॉर्मेंस है और वो किसी भी हालत में मिस नहीं करना चाहती। उसे रियलाइज होता है कि स्कूल फेयर में जमा भीड़ ज्यादातर ऐसे लड़के हैं जो यू से जलते हैं। लाइव टीवी पर अपना आपा खोकर उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। यू बैकस्टेज नर्वस होता है, लेकिन वो अपने आप को संभालता है और डिसाइड करता है कि वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देगा। जब वो परफॉर्म करने वाला होता है तो क्राउड उन्हें बुरा भला कहते हैं। वो चाहते हैं कि यू घुटने टेक कर माफी मांगे। जब वे गाना शुरू करते हैं, यू को एक बोतल हिट करती है और इससे उसका बेस्ट गिटार टूट जाता है। इस भीड़ में अफरा तफरी मच जाती है और यू की बहन उस बोतल फेंकने वाले बंदे से लड़ाई कर लेती है। सारी हलचल के बीच कोयुकी सबके सामने आती है और यू पर अटैक करने के लिए सबको डांटती है। इससे सारे टॉक्सिक कोयुकी के फैंस उसकी तरफ से आ जाते हैं। यू को एक नया बेस गिटार मिल जाता है और वे फिर से गिटार बजाना शुरू कर देते हैं। सब देखते हैं कि वो बैंड कितना अच्छा प्ले कर रहे हैं और उनका यू को लेकर गुस्सा शांत होने लगता है। सब बैंड मेंबर्स अपनी परफॉर्मेंस से बहुत खुश होते हैं कि वो कितने इम्प्रूव हो गए हैं। जब पहला गाना खत्म होता है, फुका कोयुकी को देखती है और उसे स्टेज पर परफॉर्म करने के लिए बुलाती है। यू शुरू में थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन फिर भी वे आगे बढ़ते हैं और सबके सामने परफॉर्म करती है। परफॉर्मेंस के बाद कोयुकी कुछ समय लेती है और सबसे लाइव कन्फेशन के लिए माफ़ी मांगती है और कहती है कि यू और उसकी फैमिली को अकेला छोड़ दे, क्योंकि यह उनकी गलती नहीं है। परफॉर्मेंस के बाद सब अपने पसंदीदा फैमिली रेस्टोरेंट में वापस जाते हैं, जहां वे अपने बैंड का नाम डिसाइड करने की कोशिश करते हैं और अंत में फॉलन मून नाम पर डिसाइड करते हैं, जो फुका के नाम से रिलेटेड है। इस दौरान हम देखते हैं कि कोयुकी अपने मैनेजर के साथ मुसीबत में है, क्योंकि उन्हें उसकी कहीं भी अपनी मर्जी से एक्टिंग करने की आदत पसंद नहीं आती। इसलिए उसे थोड़ी देर के लिए यू से दूर रहने के लिए सलाह दी जाती है। उसके बाद वो टीवी शोज में आने से भी मना कर देती है और यू के कॉल्स भी इग्नोर करती रहती है। जब वो अपने बड़े क्रिसमस कॉन्सर्ट के लिए प्रैक्टिस कर रही होती है तो उसकी आवाज़ थोड़ी देर के लिए चली जाती है, जो उसे बहुत मुश्किल में डाल देती है, क्योंकि इस वजह से वो अपने फैंस के लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही थी। इस पूरे सिनारियो में हम देखते हैं कि कोयुकी लगातार यू को इग्नोर कर रही थी। तब ये अनाउंस किया जाता है कि कोयुकी थोड़ी देर के लिए ब्रेक पर जा रही है, क्योंकि उसकी आवाज़ चली गई है और डॉक्टर की सलाह के मुताबिक उसको कुछ टाइम तक गाना नहीं चाहिए। फाइनली कोयुकी यू का कॉल पिक करती है और बताती है कि वो ठीक है, लेकिन यू उसकी आवाज़ से समझ जाता है कि वो ठीक नहीं है
और वो ट्रेन से उस जगह जाता है जहाँ वो पहले मिले थे और वहाँ उसे समुद्र की तरफ देखते हुए पाता है। वो कहती है कि वो उसे प्यार करने के लिए माफी मांगती है और कुछ और कहने से पहले यू उसे कसकर गले लगा लेता है। इसके बाद यू और कोयुकी पहले से ज्यादा अक्सर मिलने लगते हैं। वो एक गांव में घूमते हैं जहां कोयुकी ने पहले अपने एक गाने की शूटिंग की थी। इस गांव में एक बेल है जो दिन में 4 बार बजती है और कोयुकी यू को बताती है कि जो कपल इस बेल की आवाज सुनते हैं वो अपनी पूरी जिंदगी के लिए साथ रहते हैं। बेल बजाते ही वो यू का हाथ पकड़ लेती है जिससे यू ब्लश करने लगता है। वो कहती है कि वो सिर्फ मजाक कर रही थी, लेकिन यू कुछ श्योर नहीं होता और वे आगे बढ़ते हैं। ये डेट कंटिन्यू रहती है जब यू और कोयुकी खाना खाते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। डेट के बाद यू को रियलाइज होता है कि वो बैंड प्रैक्टिस के लिए लेट हो रहे हैं और जल्दी से वहां पहुंचने की कोशिश करता है। वो नाची के गैरेज में पहुंच जाता है और देखता है कि फुका उसकी देरी से आने पर नाराज नहीं थी। नेची उसकी टांग खींचता है कि वो जरूर किसी के साथ डेट पर गया होगा, लेकिन फुका इस पर कोई रिएक्ट नहीं करती। शायद इसलिए क्योंकि उसने कोयुकी से वादा किया था कि वो उसकी लव लाइफ को हर तरीके से सपोर्ट करेगी। चश्मा पहनने वाला सीनियर हाइशी उन्हें दूसरे बैंड के साथ लाइव परफॉर्म करने का मौका देता है और सभी इसके लिए तैयार और काफी एक्साइटेड थे। सब अपने पसंदीदा फैमिली रेस्टोरेंट में होते हैं जहाँ फुका एक प्रपोजल रखती है कि वे एक ओरिजिनल गाना करें जो फुका खुद लिखेगी। सब पहले तो हिचकिचाते हैं और फिर सोचते हैं कि फुका कुछ तगड़ा ही प्लान कर रही होगी, तो वो उसकी बातें ध्यान से सुनने लगते हैं। अचानक से यू को उसकी सपोज्ड गर्लफ्रेंड कोयुकी का फोन आता है और वो कॉल लेने के लिए बाहर जाता है। जब वो फोन पर बात कर रहा होता है तब फुका बाहर आती है, देखती है कि वो फोन पर है और समझ जाती है कि वो कोयुकी के साथ बात कर रहा है। हालांकि इससे उसको दुख होता है, लेकिन वो इसे अपने अंदर ही दबाकर रखती है। घर पर फुका गाना लिखने की कोशिश कर रही होती है, धुन को गुनगुना रही होती है और लिरिक्स लिखने की कोशिश कर रही होती है। उसके दिमाग में सिर्फ यू आता है और कैसे वो भी उसको चाहती है। अगले दिन वो बैंड को अपनी बनाई हुई धुन दिखाती है और सबको वो पसंद आती है, लेकिन अभी तक उसने गाने के लिरिक्स नहीं लिखे होते। हालांकि वो साफ जानती है कि उसको क्या लिखना है, लेकिन वो अभी भी श्योर नहीं है क्या उसको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि उसने कोयुकी से वादा किया था कि वो उसके प्यार को किसी भी हालत में सपोर्ट करेगी। फुका एक सरप्राइज न्यूज के साथ जागती है कि एक प्रोड्यूसर ने उसको सपोर्ट किया है और वो सच में एक प्रो बन सकती है, लेकिन इसमें एक कंडीशन होती है कि उसको अपने बैंड के बिना अकेला गाना पड़ेगा। और फुका ये सुनते ही डील को रिजेक्ट करके वहां से चली जाती है। रास्ते में वो यू को कोयुकी के साथ देखती है जो उसके दिल को काफी ठोकर पहुंचाती है। वो बैंड प्रैक्टिस के लिए जाती हुई इस बात से अब तक खिली हुई थी। कुछ ही मिनट्स में यू पार्टी में शामिल होता है और फुका डबल दुखी थी क्योंकि उसके लिरिक्स अभी भी कंप्लीट नहीं थे और वो समझ नहीं पाती कि वो कैसा फील कर रही है। यू उसे कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और उसको ज्यादा स्ट्रेस ना लेने के लिए कहता है, ये नहीं जानते हुए कि उस दुख का कारण वो खुद है। फुका उस पर चिल्ला देती है और फिर जल्दी से बात को किसी और चीज में बदल देती है। यू कोयुकी को कॉल करता है और उनके गाने के बारे में बात करता है। वो उसको बताता है कि फुका अभी भी अपने लिरिक्स लिखने में परेशान है और पूछता है कि क्या वो उसकी मदद कर सकती है। कोयुकी उसको बताती है कि ऐसा नहीं होता और कहती है कि उसके सारे गाने यू के लिए महसूस की गई फीलिंग से बने थे और वो फुका की ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगी। यू समझ जाता है कि फुका कुछ बात से परेशान है और उसको फ़ोन करता है ये पूछने के लिए कि क्या सब कुछ सही है, लेकिन फुका साफ नहीं बताती। बाद में वो रियलाइज़ करती है कि असल में वो यू से प्यार करती है और इसलिए उसके अंदर ये सब जज्बात आ रहे हैं। फुका फाइनली अपने लिरिक्स पूरे करती है और अगले दिन बैंड को सुनाती है और सबको ये बहुत पसंद आते हैं। कॉन्सर्ट का दिन आता है और सभी पूरी तरह से तैयार होते हैं, इतना कि जब मिकासा के पापा ने उसे घर से निकाल देने की धमकी दी तो वो अपने घर को छोड़ देता है। एक सरप्राइज अपीयरेंस में हेजोक्स बैंड के वोकलिस्ट और गिटारिस्ट तामा और निको कॉन्सर्ट देखने आते हैं। फुका एक एक्सीडेंट से बाल बाल बचती है जब वो जेब्रा क्रॉसिंग पर यू के साथ शेयर किया गया की टैग उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वो समय पर पहुंच जाती है और सब परफॉर्मेंस के लिए सेट हो जाते हैं। वे शुरू करते हैं और सभी हेजोक्स मेंबर को अपनी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस कर देते हैं। तामा और निको भी काफी इम्प्रेस्ड होते हैं। बीच में कोयुकी कॉन्सर्ट में आती है और यू को अच्छा करते देख खुशी से बाहर जाती है। फुका क्राउड को बताती है कि ये आज रात का उनका आखिरी सॉन्ग है जो एक ओरिजिनल सॉन्ग होने वाला है। वो लोग गाना गाना शुरू करते हैं। कोयुकी तुरंत समझ जाती है गाने के लिरिक्स यू के लिए लिखे गए हैं और क्राउड भी गाने को बहुत पसंद करती है। कॉन्सर्ट के बाद सभी बहुत खुश होते हैं कि उन्होंने कितना अच्छा परफॉर्म किया और उन्हें जल्द ही एक और कॉन्सर्ट के लिए साइन अप किया जाता है।
तब फूका सबको बताती है कि वो बैंड छोड़ रही है क्योंकि एक अच्छे प्रोड्यूसर ने उसको सिलेक्ट किया है और वो अपने सपने को फॉलो करने का फैसला करती है। असल में यू के साथ एक ही बैंड में रहना उसके लिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि वो उससे प्यार करती है लेकिन वो उसका नहीं हो सकता। अगले दिन सब कुछ खत्म होने जैसे लगता है क्योंकि फूका उस प्रोड्यूसर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेती है और इससे बाकी बैंड भी टूट जाता है। नाची ट्रैक टीम में वापस चला जाता है और सारा कुछ दूसरे बैंड के लिए सब्स्टिट्यूट ट्राई करती है। कोयूकी यू से मिलने आती है और थोड़ी बात के बाद जहां वो यू के साथ बेड पर कुछ एक्शन करने की कोशिश करती है जिसे यू मना कर देता है। वो समझ जाती है कि यू असल में उसे प्यार नहीं करता बल्कि फूका से प्यार करता है और वो वहीं ब्रेकअप करके वहां से चली जाती है। यू एक राइटिंग पैड ले लेता है और डिसाइड करता है कि वो बैंड को नहीं छोड़ेगा और वो अपनी फीलिंग्स के साथ एक गाना लिखने लगता है। अगले दिन वो सारे बैंड मेंबर को एक सीडी देता है इस उम्मीद में कि वो इसे दिल से समझेंगे और बैंड को रीस्टार्ट करने का फैसला करेंगे। यू अपनी यूजुअल फैमिली रेस्टोरेंट में उनका इंतजार करता है और फूका को छोड़कर सब लोग वहां आते हैं। वे बैंड को फिर से शुरू करने का फैसला करते हैं और नाची के गैरेज में वो म्यूजिक बनाने लगते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि फूका भी जरूर आएगी। यू कोयूकी का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उसको अपनी असली फीलिंग समझाने में हेल्प की, लेकिन उसे कोयूकी की फीलिंग्स हर्ट करने के लिए भी बुरा लगता है, लेकिन वो उसे एश्योर करती है कि वो ठीक है। यू लगातार हर रात फूका के घर जाता रहता है लेकिन फूका अभी भी उसे इग्नोर कर रही थी क्योंकि उसने अब तक यू की सीडी नहीं सुनी है और वो ये भी नहीं जानती कि यू ने फूका के लिए अपनी असली फीलिंग्स पहचान ली हैं। फूका यू को इग्नोर करने के लिए बुरा महसूस करती है लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं होता क्योंकि वो यू के आसपास नहीं रह सकती। अगले दिन जब फूका बाहर होती है तो कोयूकी से मिलती है जो उसे बताती है कि यू और उसका ब्रेकअप हो गया है। वो कहती है कि फूका के गाने में यू के लिए उसकी फीलिंग्स साफ नजर आ रही हैं और उसे अपने आप से ऑनेस्ट रहना चाहिए। बैंड प्रैक्टिस में हम देखते हैं कि यू अब भी फूका को वापस लाने के लिए डिटरमाइंड है और बैंड मेंबर्स के एनकरेजमेंट से वो फिर से कोशिश करने जाता है। वो जाके देखता है कि फूका अभी तक घर नहीं पहुंची है, इसलिए वो इंतजार करता है। उनके अगले परफॉर्मेंस का दिन आ गया था और यू के वादे के मुताबिक सभी बैंड मेंबर फूका का इंतजार कर रहे थे कि यू उनके टर्न से पहले फूका को जरूर ले आएगा। यू फूका को स्कूल के पानी की टंकी के ऊपर पाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं और गले लगते हैं। परफॉर्मेंस का टाइम आ गया था और फूका और यू समय पर वहां पहुंच जाते हैं। वो सबसे बैंड छोड़ने के लिए माफी मांगती है और वो उसे कहते हैं कि सब एकदम ठीक है और अब उसे यू का सॉन्ग गाना चाहिए। सब तैयार हो जाते हैं और स्टेज पर चढ़कर एक शानदार परफॉर्मेंस देते हैं। फूका सबको बताती है कि उनका बैंड कैसा बना, जो यू के आइडिया से शुरू हुआ था क्योंकि वही था जिसने उसे म्यूजिक परस्यू करने के लिए एनकरेज किया था। फूका को गाता देख यू तो सिर्फ खूबसूरती में खो जाता है और विश करता है कि वो ऐसे ही हमेशा साथ मिलकर म्यूजिक बनाते रहें।